थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। आज से हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 17 है, 16 है। तो पूरा लेक्चर हम स्पेंड करेंगे एक ही टॉपिक पे, वो है द बोल्ट्जमैन फैक्टर। और हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास कोई सिस्टम है और वो सिस्टम के साथ इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग बोल्ट्जमैन फैक्टर। तो आपको अगर बोल्ट्जमैन फैक्टर पता हो और आपको एनर्जी पता हो, बोल्ट्जमैन फैक्टर पता होने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है सिस्टम की, वो किस कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और आप किस एनर्जी की क्रॉस बॉन्ड उसकी प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं, तो आप वो बोल्ट्जमैन फैक्टर से देख सकते हैं। और एक और चीज़ इन्वॉल्व होगी इसमें, वो है पार्टीशन फंक्शन। वो देखेंगे वो क्या चीज़ है। और यहाँ पे मैंने उसके लिए एक कमेंट जो लिखा है वो ये: हाउ मैनी स्टेट आर एक्सेसिबल टू सिस्टम, वेटिंग ईच वन इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्रोबेबिलिटी। तो एक्सेसिबल कितनी स्टेट, अगर आपके पास टेम्परेचर जैसे वेरी होता है तो सिस्टम को कौन सी स्टेट एक्सेसिबल है उनको ये वेट करता है, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है उनको ये सेट करता है अकॉर्डिंग टू गिवन टेम्परेचर और एक्सेसिबल स्टेट। तो ये आपके पास है पार्टीशन फंक्शन, इसको जेड से नोट करता है। तो पहले कुछ कमेंट्स इस चैप्टर के ऊपर। अभी तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं, स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं, हमने डील किया है ज़्यादातर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। थर्ड चैप्टर में तो सारा ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ही आपने देखा है। और सेकंड में भी यही था। फोर्थ में आपने उसकी एप्लीकेशन देखी, रेफ्रिजरेटर्स था और हीट इंजन से। और फिफ्थ चैप्टर में भी हमने उसी को ही, थर्ड लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को यूज़ किया है। और इन टॉपिक है जो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, वो साथ के साथ कहीं ना कहीं यूज़ होता रहे, लेकिन जो वो हमारी ज़्यादातर डिस्कशन रही है वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे रही है। और हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व की है, कुछ एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स की ज़रूरत होती है। और जैसे कि हमने सिक्स चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में देखा कि आपको इंट्रॉपी एक्सपेरिमेंटली चाहिए होती है। एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स होंगी तो आप तभी प्रिडिक्शन कर पाओगे। हीट कैपेसिटी लेट से आपको चाहिए, आप अगर है तो आप फिर एक्सपेरिमेंटल प्रिडिक्शन कर सकते हो। तो आपको चीज़ें चाहिए एक्सपेरिमेंट प्रिडिक्शन करने के लिए, कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स पे डिपेंडेंसीज की थी। और अभी तक जो हमने माइक्रोस्कोपिक मॉडल्स यूज़ किए हैं, इस केस में हमें ये नज़र आ रहा था वैसे कि माइक्रोस्कोपिक से किस तरह मैक्रोस्कोपिक हम जो प्रिडिक्शंस हैं वो कर पा रहे हैं। जिस तरह से कि हमने मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट की, वो हमने माइक्रोस्कोपिक डिटेल्स में गए थे। तो उसे हमने फिर टेम्परेचर्स डिफाइन किए, हमने प्रेशर डिफाइन किया हमने, और पोटेंशियल डिफाइन किया। तो उसकी डिटेल में गए थे, लेकिन वो एक हद तक थी। और वो जो अप्लाई होती थी वो कुछ ही मॉडल्स पे है। अगर आप ब्रॉडली देखें, पीछे जितने चैप्टर्स में हमने डिस्कशन की हैं वो मॉडल्स हैं। एक तो टू स्टेट पैरामैग्नेट मैग्नेट है, जिसमें नेगेटिव टेम्परेचर पेयर हुआ था। दूसरा है द आइंस्टाइन मॉडल, इसको हमने वाइडली यूज़ किया है, द आइंस्टाइन मॉडल ऑफ सॉलिड। और तीसरा है द मोनोटॉमिक आइडल गैस, जो कहीं ना कहीं साथ के साथ चला आ रहा है। इससे कॉम्प्लेक्स अगर सिस्टम हम यूज़ करें तो उसके लिए कमेंटोरिक्स फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम है। इन सब के लिए हमने ये किया ये था कि इन टॉपिक कंप्यूट कर ले। हमने उसके लिए पहले मल्टीप्लिसिटी का फंक्शन लिखा था। जब मल्टीप्लिसिटी आपके पास आ गई तो इंट्रॉपी आ गई। इंट्रॉपी आ गई तो बाकी भी आपके पास थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आ गई, जैसे उसके टेम्परेचर है, प्रेशर है और पोटेंशियल है। सारे आप देखें वो डेरिवेटिव थे विद ऑफ एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू जो आपके पास में वेरी ये था, कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कहीं पे आपके पास वॉल्यूम था तो कहीं पास आपके पास एनर्जी थी। तो स्टार्ट सारा यही होता था, ये कॉम्बिनेटोरिक्स से आपने स्टार्ट करना है, मल्टीप्लिसिटी फाइंड करनी है, मल्टीप्लिसिटी से बाद आपने उसकी एंट्रोपी फाइंड कर ली लॉग उसका लेके, और फिर आप थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये जो टेक्निक है कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स में फिट नहीं आती। उसके लिए मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करना, कम्पेंटोरिक्स देखना सिस्टम के कि इसके क्या क्या पॉसिबल स्टेट्स हैं, वो बहुत मुश्किल काम है। आपने इसके छोटे मॉडल्स देखे थे, आइंस्टाइन मॉडल में आपने देखा था कि ये हंड्रेड्स जो अगर आप ऑसिलेटर दे थे उसके लिए भी आपके पास जो
कमेंटोरिक्स आते थे, ये नंबर ऑफ स्टेट्स आई थी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आई थी, और बहुत लार्ज होती थी। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स गिनना पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकली ये बहुत डिफिकल्ट है। कि आप सिस्टम थोड़ा सा भी कॉम्प्लिकेट करें तो आपके पास कमेंटोरिक्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर से हम डेवलप करेंगे एक न्यू थ्योरेटिकल टूल्स, जो कि हमें जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम से कोप करने के लिए सिखाएगा। और जो ये मेथोडोलॉजी थी, इससे ये थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। ठीक। तो ये है हमारे पास जो अब से ये जो हम पढ़ेंगे बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है, और या क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है। तो ये अब बोल्ट्जमैन फैक्टर जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स सर के सबकी बेस होगा। तो टॉपिक है टोटल हमारा, जैसे मैंने बताया पूरे लेक्चर का, वो द बोल्ट्जमैन फैक्टर है। इसको मैंने इस तरह से देखा, हमारे पास लेट से एक सिस्टम पड़ा हुआ है और वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। द मोस्ट पावरफुल टूल इन ऑल ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और वो टूल हमारे पास ये है, एक फैक्टर है। An amazingly simple formula for the probability of finding a system in any particular state when that system is in thermal equilibrium with the reservoir at a specified temperature. तो अगर आपके पास कोई सिस्टम है, वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है अपने रिजर्वायर के साथ, तो आप उसकी वो किस उसकी उसकी माइक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है ये फाइंड आउट करना चाहें, तो आपको ये दो द बोल्ट्जमैन फैक्टर देगा। तो आप अगर आपके पास सिस्टम है वो इन्वायरमेंट के साथ थर्मली इंटरेक्ट कर रहा है, तो आप बताना, ये सवाल करते हैं कि ये अगर एनर्जी हो तो इस एनर्जी की स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये आपको बताएगा कि इस एनर्जी के कॉरस्पॉन्ड इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेट की क्या होगी। और जैसे मैंने ये शो किया, आपके पास ये रिजर्वायर है, और जिसमें काफ़ी सारी एनर्जी है। ये रिजर्वायर एनर्जी यू आर है और टेम्परेचर टी है। दोनों का टेम्परेचर थर्मली गुड थर्मल कांटेक्ट है, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी शेयर कर रहे हैं, तो टेम्परेचर दोनों का सेम होगा। एक एनर्जी अगर लूज कर रहा है तो दूसरा एनर्जी गेन कर रहा होगा। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं सिस्टम को, वो है हमारा एटम। तो हमारा एटम में है पूरा एक सिस्टम, और उसमें जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं वो हमारी माइक्रोस्टेट्स हैं, जैसे कि ये है। अगर आप हाइड्रोजन एटम की बात करें तो हमारे पास ग्राउंड स्टेट, अगर आप स्पिन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करें, उसकी एनर्जी है हमारे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक तो देखें आपस में ये जो ये डिफरेंट लेवल्स हैं, ये अलग माइक्रोस्टेट्स हैं, और आपस में ये लेवल्स में डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स हैं, जैसे ये है। सेकंड लेवल में आपके पास चार माइक्रोस्टेट्स हैं, एक दो तीन चार। तो किस लेवल में इलेक्ट्रॉन है, किस स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, ये भी डिपेंड करता है। ये भी एक माइक्रोस्टेट होगी, जैसे कि अगर इस लेवल में है तो एक माइक्रोस्टेट है, इस लेवल में है तो एक माइक्रोस्टेट है, इस लेवल में तो अलग माइक्रोस्टेट है। इस तरह ये है, ये आपके पास है, ये इसकी जो आपके नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, इस नंबर ऑफ लेवल्स हैं आपके पास विद सेम एनर्जी, जिनकी 1 - 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इस केस में आपके पास 9 है। तो ये मैंने शो किया आपको, द माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम देन correspond टू द वेरियस एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम। तो माइक्रोस्टेट आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि अगर अब सिस्टम एटम आपके पास ग्राउंड स्टेट में है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट क्या है। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम है, तो ये हम आपको पता हो क्वांटम मैकेनिक्स से कि इनको कहते हैं डिजनरेट लेवल। तो व्हेन द एनर्जी लेवल कॉरस्पॉन्ड टू मोर देन वन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट है आपके पास। इंडिपेंडेंट स्टेट मतलब इनका क्वांटम नंबर अलग है। तो हर लेवल, ये जो आपके पास स्टेट्स हैं विद सेम एनर्जी, आप इसे हम कहेंगे डिजनरेसी। एटम आइसोलेटेड नहीं है, जैसे मैंने बताया, वो इंटरेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के साथ, और कंटिन्यूसली एक्सचेंज कर रहे हैं एनर्जी। और आप इन्वायरमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारे एटम्स हैं। तो ये जो हमारा एक यहाँ पे एटम है, ये सिस्टम है, ठीक है। और ये आप कह लो कि ये हमारा सिस्टम है, ठीक। और इन्वायरमेंट में कई सारे जो है ना वो पड़े हुए हैं एटम्स, कई सारे एटम्स पड़े हुए हैं। तो पूरा इन्वायरमेंट बना किसकी वजह, किस पे हुआ, वो एटम्स हैं। और ये एटम्स हो गए, ये एटम है, ठीक है। तो ये एटम जो है ना इसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एनर्जी शेयर करें आपस में,
और टेम्परेचर कांस्टेंट पे एनर्जी आपस में शेयर कर रहे हैं। ये सिनारियो हमारा। तो माइक्रोस्टेट विद द सेम एनर्जी, जो आपके पास माइक्रोस्टेट है, देखें एक जो चीज़ इसमें नोमिनेट है कि इसकी जो आपके पास स्टेट है कि इसकी स्टेट है 4, इसकी स्टेट है 9। तो आप अगर ये लेवल्स डिफरेंट होंगे तो हर कोई आपके पास जो माइक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है उससे कम होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। अ, या फिर आपके पास टेम्परेचर कम है तो इसकी ज़्यादा होगी इससे, और इसकी ज़्यादा होगी इससे। तो हर जो आपके पास नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स दोनों में डिफरेंट हैं, हर लेवल में डिफरेंट है। तो आप एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी क्रॉस बॉन्ड, आपके पास नंबर जो प्रोबेबिलिटी होगी हर स्टेट की वो डिफरेंट होगी। लेकिन एक सेम एनर्जी क्रॉस बॉन्ड, जैसे ये एनर्जी है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम एनर्जी क्रॉस बॉन्ड जो आपके पास ये सारी की 9 माइक्रोसेट हैं उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी। आपस में इनकी प्रोबेबिलिटी, एनर्जी लेवल डिफरेंट कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक लेवल की बात करें तो हर लेवल की जो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास सेम होगी। तो अगर आपके पास जो आइसोलेटेड अगर से होता सिस्टम सिस्टम टोटली आइसोलेटेड होता एनवायरनमेंट से, तो हमारे पास जो भी स्टेट थी वो इक्वली प्रोबेबल होती। लेकिन जब ये हमारे पास कंटिन्यूस जो एटम है वो इन्वायरमेंट के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, रिजर्वायर जिसे हम कह रहे हैं, वो जो फिक्स टेम्परेचर पे है, तो उसकी वजह से ये अब आइसोलेटेड नहीं रहा। और आपके पास जो एटम होगा वो डिफरेंट माइक्रो स्टेट में पाया जाएगा। कुछ जो होंगी मोर लाइकली होंगी और कुछ हमारे पास वो लेस लाइकली होंगी, ठीक। लेकिन अगेन, अगर आप एक एनर्जी कॉरस्पॉन्ड ये माइक्रोस्टेट्स बात करें तो इनकी प्रोबेबिलिटी आपस में सेम होगी। द माइक्रोस्टेट विद द सेम एनर्जी विल स्टिल हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। तो हम ये करते हैं अब, हमें चाहिए ये कि हम एक फार्मूला सॉर्ट ऑफ चाहते हैं कि वो हमें बता सके कि इस एनर्जी कॉरस्पॉन्ड आपके पास जो माइक्रो स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द एटम इन एनी पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी अदर माइक्रो स्टेट्स देयर आर। तो आपके पास किसी भी स्टेट में पाए जाने के लिए जो प्रोबेबिलिटी है इसकी सिस्टम की, वो डिपेंड करती है कि अदर माइक्रो स्टेट्स क्या हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा माइक्रो स्टेट हैं एक एनर्जी कॉरस्पॉन्ड, तो आपके पास उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। तो हम दो रेशो लेते हैं सिस्टम की प्रोबेबिलिटीज़ की, और वो मैंने लेट्स सपोज दो माइक्रो स्टेट्स ली हैं कि एक माइक्रो स्टेट है जिसकी एनर्जी है S1, S1 माइक्रो स्टेट है उसकी एनर्जी है E, और S2 माइक्रो स्टेट है जिसकी एनर्जी है ये E से डिनोट कर रहा हूँ मैं। लेकिन आप ये S1 S2 चेंज करेंगे तो हर स्टेट की एनर्जी चेंज होगी, और इसके क्रॉसपोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास ये PS1 और PS2 है। अब फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हमें बताए थे कि जो स्टेट्स हैं आपके पास वो इक्वली प्रोबेबल हैं सारी, कोई एक स्टेट दूसरे के ऊपर फेवर नहीं रखती। ये हमने देखा था सेकंड चैप्टर में। तो इस केस में फंडामेंटल अजम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के ऐसे सिंपली अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि वो थी आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में जो सारी की आपकी माइक्रो स्टेट होती हैं वो इक्वली प्रोबेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा जो वो एटम है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से सिर्फ एटम की जो माइक्रो स्टेट होंगी वो इक्वली प्रोबेबल नहीं होंगी, तो उसके ऊपर ये फंडामेंटल असम्पशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स नहीं फिट बैठती। अब हम करते ये हैं कि जो कंबाइंड सिस्टम कंसीडर करते हैं वो इन रिजर्वायर को भी इकट्ठा मिला लेते हैं कि हमारा एटम है, एटम प्लस रिजर्वायर, ये हमारा अब कंबाइंड क्लोज सिस्टम है। यानी कि जो इससे वो इंटरेक्शन कर रहे थे बाहर के एटम, उनको भी हमने वो इकट्ठा एक सिस्टम मान लिया है। तो अब ये क्लोज सिस्टम बिहेव करेगा एज आइसोलेटेड, तो इसके ऊपर हम फंडामेंटल अजम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। अगेन अकेले एटम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते फंडामेंटल अजम्पशन, लेकिन क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है। लेकिन आप अब अगर वो जो बाहर जिसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ उसको भी इंक्लूड कर लें, तो फिर आप फंडामेंटल अजम्पशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम मैं करता ये हूँ कि कंबाइंड माइक्रोस्टेट देखने की कोशिश करता हूँ। तो गिवन आपके पास लेट से पहले हम ये देखते हैं कि मेरे पास कितनी माइक्रोस्टेट हैं, सिर्फ मैं इंटरेस्टेड हूँ एटम के केस में, ठीक है। एटम के केस में हमारे पास
कि अगर मैं एनर्जी कर देता हूँ 2 कर देता हूँ या 3 कर देता हूँ एनर्जी एटम की, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट क्या है। लेकिन जो आप एनर्जी कम ज़्यादा कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट में जा रही है। अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट से आ रही है, और अगर कम कर रहे हैं तो वो इन्वायरमेंट, ये जो रिजर्वायर में जा रही है, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि वहाँ पे एटम बहुत ज़्यादा पड़े हैं, और उसकी मल्टीप्लिसिटी बहुत ज़्यादा चेंज होगी। और वो मैंने मल्टीप्लिसिटी रिजर्वायर की दिखाई है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते जो मल्टीप्लिसिटी रिजर्वायर की है। तो स्टेट एटम की चेंज होती है, उसका एनर्जी लेवल एटम का चेंज होता है। वो अब एनर्जी कहाँ से ली है उसने, वो आई है रिजर्वायर से। तो रिजर्वायर से एनर्जी जब लूज करेगा या फिर गेन करेगा, तो उसकी माइक्रोस्टेट्स ड्रास्टिकली चेंज होंगी एज कम्पेयर टू एटम। तो फॉर एग्जांपल, जो आपके पास अगर एटम आपका S1 स्टेट में है, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजर्वायर की माइक्रोस्टेट है वो ये हैं। और अगर आपके पास एटम S2 में है, तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग रिजर्वायर की जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी है वो ये है। तो फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आप ये ले लो कि आपके पास S1 हैज़ अ लोअर एनर्जी, और लोअर एनर्जी के केस में आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी होगी इन्वायरमेंट की और रिजर्वायर की, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, अगर आपके पास लोअर एनर्जी है तो इसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस। तो वो लोअर एनर्जी असल में गई कहाँ है एटम की, वो गई है रिजर्वायर में, और रिजर्वायर में जब गई है एनर्जी ज़्यादा तो उसकी मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगी। तो S1 स्टेट अगर आपके पास एनर्जी कम है एटम की, तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिसिटी है रिजर्वायर की वो बढ़ेगी। और इसी तरह अगर आपके पास एनर्जी ज़्यादा है स्टेट S2 की, तो इसके पास वो एनर्जी आई कहाँ से हमारे पास, वो आई है रिजर्वायर से, तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी मल्टीप्लिसिटी होगी वो कम होगी। आप स्पेसिफिक एग्जांपल की अगर बात करना चाहें, तो मैंने कंसीडर कर लिया, लेट्स से हमारे पास जो एक स्मॉल नंबर है लेकिन डिस्कस करने के लिए हमारे पास आसान है, कि अगर आपके पास S1 स्टेट की जो कि लो एनर्जी स्टेट है, उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिसिटी है रिजर्वायर की वो 100 है। और S2 जो हाई एनर्जी स्टेट है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लिसिटी है रिजर्वायर की वो है 50। तो जाहिर सी बात है आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी इसके इस स्टेट के कॉरस्पॉन्ड वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस। तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी, 2 टाइम्स ज़्यादा होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी इससे 2 टाइम्स कम होगी। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके पास माइक्रोस्टेट के नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से। और प्रोबेबिलिटी S1 की वो है, प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट से। और मैंने जहाँ पे स्टार्ट हुआ था मैंने आपको कहा था कि हमने इनकी प्रोबेबिलिटीज़ की रेशो को देखना है। और यहाँ तक हमारे पास जो डिस्कशन थी काफ़ी कि इन्वायरमेंट की इंटरेक्ट बिल्डअप करने के लिए वो स्टेज सेट करने के लिए, अब जो होगा वो मैथमेटिक्स को हम यूज़ करते हुए हम जो है इसका फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। अब वो मैथमेटिक्स क्या है हमारे पास, हमें पता है कि ये मल्टीप्लिसिटी का और एंट्रोपी का रिलेशन ये है। आप वो रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें मैंने किया ये है कि आप ले लो, मुझे ओमेगा की वैल्यू चाहिए अगर, तो ये मुझे एस के उस तरफ ले जाता हूँ मैं, कि मैं उस तरफ ले गया, और ये रह गया हमारे पास लॉग ओमेगा। और अब मैं एक्सपोनेंट ले लूँ अगर दोनों साइड पे, तो ये बन जाएगा एस ओवर के इज इक्वल टू ओमेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया एक्सपोनेंट इस जगह पे ई पावर एस आर इंटू ऑफ रिजर्वायर एस फॉर स्टेट S2 डिवाइड बाई के, और ई एक्सपोनेंट में है डिनोमिनेटर में इंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर फॉर स्टेट S1 डिवाइड बाई के। तो सिंपली मैं एक्सपोनेंट को ऊपर ले गया, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। इन एक्सपोनेंट्स को आप क्या बता अगर आप टेक्स्ट में देखना चाहें, द एक्सपोनेंट contains a change in entropy, तो ये आप डिफरेंस देख रहे हो दो एंट्रोपी का। द एक्सपोनेंट contains the change in the entropy of the reservoir when the atom undergoes transition from state 1 to state 1। तो एक स्टेट से अगर आपके पास एटम दूसरी स्टेट में जाता है, तो ये हमारे पास क्या है, चेंज इन इंट्रोपी है जो एक्सपोनेंट में है। तो इस चेंज इन इंट्रोपी को आपने याद रखना है। तो अब चेंज इन इंट्रोपी की बात हुई तो हम थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी पे आते हैं। थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी हमारे पास ये है, और ये चेंज इन इंट्रोपी असल में है किसकी, रिजर्वायर की। तो चेंज इन इंट्रोपी ऑफ रिजर्वायर इज इक्वल टू दिस थर्मोडायनामिक आइडेंटिटी है हमारे पास, और ये सारी जो टर्म है इसमें रिजर्वायर की है। तो
आपके पास अगर एटम का लेवल चेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट है, जो उसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज आएगा, वो बहुत ही कम होगा, निग्लिजिबल होगा। वो एंगस्टन जो है, एंगस्ट्रॉन की पावर में है ये टर्म। तो पीडीवी वॉल्यूम अगर चेंज होता है आपके पास, तो अगर आप वॉल्यूम चेंज देखें इसकी एटम, वही ये जो वॉल्यूम चेंज होगा आपके पास एटम का, वही तो वॉल्यूम इसमें जाएगा आपके पास, क्या कहते हैं, रिजर्वायर में। जैसे रिजर्वायर अगर वॉल्यूम कम होता है एटम का, तो अब रिजर्वायर का वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और अगर वॉल्यूम अगर एटम का ज़्यादा होता है, तो रिजर्वायर का वैल्यू, रिजर्वायर का जो वॉल्यूम है वो कम होगा। अब वो कितना कम होगा, अगर एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, तो वो कोई 10⁻⁻25 जाउल है, जो कि एक बहुत छोटा नंबर है। ये बेसिकली क्यूबिक है एंगस्ट्रॉम का, जो 10⁻⁻10 होता है। तो ये ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है। तो और जैसे मैं इसको क्यों रिलेट कर रहा हूँ इन टर्म्स को, ये तो रिजर्वायर की हैं। तो अगर आपके पास ये रिजर्वायर में वॉल्यूम जा रहा है, तो आप इसको नेगेटिव में लिख लें, तो वो बन जाएगा एटम के लिए। इसी तरह ये चेंज एनर्जी है, अगर उसमें गई है, रिजर्वायर में गई है, तो आपके एटम के लिए ये नेगेटिव होगी। तो इन टर्म्स को नेगेटिव ले लें, तो आपके पास जो एटम के लिए आ जाएंगी। रिजर्वायर के लिए लेट्स से ये पॉजिटिव है, तो एटम के लिए नेगेटिव होंगे। अगर इसके रिजर्वायर के लिए नेगेटिव है, तो एटम के लिए पॉजिटिव होंगे। सिर्फ आप नेगेटिव लेंगे, तो आप एटम के लिए एक्सप्रेशन लिख लेंगे। तो जब मैंने ये टर्म निग्लिजिबल कर दी, जीरो कर दी, ये टर्म जीरो कर दी, और ये म्यू डी एन आर ये भी मैं जीरो कर रहा हूँ कि कोई हमारे पास जो एक्सचेंज है वो, हमारा डी एन हमारे पास कोई नहीं है, तो ये जीरो है एक्सचेंज इन पार्टिकल। तो ये टोटल हमारे पास चेंज चेंज इंट्रॉपी आ जाएगा, जो कि चेंज इंट्रॉपी है, मैंने इसको एक्सपेंड करके लिखा हुआ है SR S2 - S1, और वो इक्वल टू हो जाएगा 1/T, और ये चेंज इनर्जी के। तो ये आपको चेंज इनर्जी नजर आ रहा है। और चेंज एनर्जी किसका है, ये रिजर्वायर का। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर इनकी आप टर्म्स जो, अगर ये एनवायरनमेंट इस स्टेट पे S2 पे वो गेन करता है, तो वही इतनी ही एनर्जी एटम लूज करेगा। तो ये माइनस के साथ टर्म, एनर्जी एटम की है और माइनस के साथ। इस तरह इस स्टेट पे अगर आपके पास एनर्जी रिजर्वायर गेन करता है, तो आपके पास एटम लूज करेगा। तो आपको यहाँ पे भी इसके साथ ये नेगेटिव नज़र आ रहा है। तो इस तरह से मैंने रिलेट कर दिया, एक ले वो लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, पहला गेन करता है दूसरा बस लूज होगा। तो अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास चेंज इंट्रॉपी का, जो किसमें यूज हो रहा था, एक्सपोनेंट में। तो अब मैं इस एक्सपोनेंट में ये वैल्यू पुट करता हूँ, जो कि एनर्जी में है। पहले ये देखें एक्सपोनेंट टर्म किस में लिखा हुआ था, ये लिखी हुई थी रिजर्वायर में। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, जो हमारा एटम है। तो प्रोबेबिलिटी एटम को फाइंड करने की इन स्टेट S2, वो डायरेक्टली नज़र आ रही है आपको E⁻, माइनस यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है, ये -E S2/kT। और प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इन स्टेट S1 इज प्रोपोर्शनल टू E⁻⁻E/kT। तो ये है बोल्ट्जमैन फैक्टर, इनको हम कहते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर। ये भी बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये भी बोल्ट्जमैन फैक्टर है। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी के प्रोपोर्शन नज़र आ रहे हैं। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, कि ये जी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है किसी स्टेट में पाए जाने की, वो है कोई बोल्ट्जमैन फैक्टर के। तो बेसिकली इट वुड बी नाइस इफ वी could just say that the probability of each state is equal to the corresponding Boltzmann factor। लेकिन इस केस में हम ये कह नहीं सकते। इस वो उस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए पहले हमें इसमें एक और चीज़ देखनी होगी। इसी को इनको ना हमने रीअरेंज कर लें। एस वाली जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे लिख लें। तो S2 वाली टर्म मैंने यहाँ पे ऊपर नोमिनेटर में था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया। तो यहाँ पे नोमिनेटर में थी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में थी, तो यहाँ पे नोमिनेटर में आ गई। तो आप ये देख रहे हैं, ये वाली टर्म जो है राइट हैंड साइड, ये टोटली S डिपेंडेंट है S1, और राइट लेफ्ट हैंड साइड टोटली S2 डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एस को वेरी करूं, तो ये आपके पास फिर भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये तो वेरी हो नहीं रहा हमारे पास। ठीक है। तो ये तभी ट्रू है कि ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, S2 S1 से इंडिपेंडेंट है, S1 S2 से इंडिपेंडेंट है। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों जो एक्सप्रेशन हो वो कोई कांस्टेंट के इक्वल हो।
तो दोनों एक्सप्रेशन हमारे किसी कांस्टेंट से इक्वल होंगे, कि मैं एक को वेरी करूंगा तो दूसरा, तो आपके पास पूरा एक्सप्रेशन कांस्टेंट आए। जैसे कि मैं S2 को वेरी करता हूँ तो मेरे पास ये थे, इसमें तो S2 कोई भी यूज नहीं हो रहा, तो वो इक्वल टू समथिंग है जो कि S2 के डिपेंडेंट नहीं है, तो मतलब ये कांस्टेंट है। तो दोनों एक्सप्रेशन, और यही सेम जो ट्रू है S1 के लिए, S1 को आप चेंज करें तो आपके पास यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आ रही, तो वो कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो वो तभी ट्रू है कि जब दोनों एक किसी कांस्टेंट के इक्वल हो, ये तभी पॉसिबल है। अच्छा, इस केस में अब कांस्टेंट क्या हमारे पास, वो है 1/z। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट कन्वर्ट्स अ बोल्ट्जमैन फैक्टर इनटू अ प्रोबेबिलिटी। तो 1/z हमारे पास है, इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट कन्वर्ट्स अ बोल्ट्जमैन फैक्टर इनटू प्रोबेबिलिटी। बाकी थोड़ी इसमें हम डिटेल में देखते हैं। फिलहाल हमारे पास ये एज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अपेयर हुआ है। तो ये रहा मेरे पास एक्सप्रेशन जो जिसकी मैं बात कर रहा था। इट वुड बी नाइस इफ वी कुड जस्ट से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच स्टेट, probability of state S is equal to the corresponding Boltzmann factor। तो ये है मेरे पास एक्सप्रेशन जो हम ड्राइव करना चाह रहे थे, कि अगर आपको किसी भी स्टेट की प्रोबेबिलिटी देखनी हो तो आपको सिर्फ उस स्टेट की एनर्जी पता हो और टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के साथ वो रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है। ये देखो एक फंक्शन है एक्स के क्रॉसपॉन्ड, ये एक्स के क्रॉसपॉन्ड एक्स का फंक्शन है, और ये हमारे पास है कोई फंक्शन है जो है वाई का। अब अगर आप एक्स को चेंज करो, अपने वाई तो चेंज, ये एक्स को चेंज करो और वो इक्वल आए वाई के, ये जी के, और वो फंक्शन है वाई का। एक्स की प्रोपगेशन यहाँ पे तो नहीं हो रही है, चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा। तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू चेंज करो तो वो आपको वो जी के वैल्यू मिले। नहीं, अभी इसको टू टू कर लें, इसको लेट से इसको कर लें, टू कर लें, ठीक है जी वाई को, क्योंकि वाई की मैं वैल्यू चेंज नहीं करी, और लेट से जो वाई की आपके पास गिवन वैल्यू है वो इक्वल टू टू है। तो अब एक्स की वैल्यू कोई भी चेंज करो, वो कह रहा है कि आपके पास टू आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट है। अब यही ट्रू ट्रू है कन्वर्स इसके, कि अगर आप y की वैल्यू चेंज करते हो और x की वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं करते, तो आपको बिल्कुल सेम वैल्यू मिल रही है, क्योंकि ये इक्वालिटी है और दोनों में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये तभी ट्रू हो सकता है कि जब दोनों आपके पास फंक्शन इक्वल टू कांस्टेंट हो। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें वो इक्वल टू कांस्टेंट आए, आप g की कोई भी वैल्यू पुट करो, y की कोई भी वैल्यू पुट करो g में, तो आपको कांस्टेंट मिले, तब ये इक्वालिटी होल्ड करती है। अदरवाइज ये आप ये x को चेंज करोगे तो वो ये इक्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपके पास अगर जी वाई चेंज हुआ तो इसे कॉरस्पॉन्डिंग वो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे जो एक्स है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे वाई है। हाँ, अगर ये एक्स वाई का फंक्शन होता तो हम ये नहीं कह सकते थे, या फिर ये एक्स वाई का फंक्शन हो तो हम ये नहीं कह सकते थे कि क्या है। तो वो आप कह सकते थे कि ये भी एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन से, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कांस्टेंट रख रहे हैं, इस तरह की हम बात कर सकते थे। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। एक जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ अदर होगा। तो इस वजह से ज़रूरी है ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए कि दोनों कांस्टेंट हो। तो इस वजह से ये एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, दिस टू शुड बी इक्वल टू, मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट है 1/c। दीज टू सम इक्वल टू 1/c, तो वो हमारे पास कांस्टेंट असल में ये है। तो अब ये ले लो आप, तो ये किसी भी, सिर्फ ये देखो किस, ये जो अप्लाई था किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए नहीं है ये ट्रू, ये सारे एक्सिस के एक्स के लिए ट्रू है। तो इस वजह से किसी भी कोई भी स्ट्रेट लाइन आपके पास ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, कि जब आप प्रोबेबिलिटी चेंज करते हैं तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो नीचे आपके पास टर्म है, अम, वो भी चेंज होती है, और दोनों एक दूसरे को मिलकर कांस्टेंट रखते हैं, और वो कांस्टेंट है 1/z। तो अब अगर आप यहाँ पे डिवाइड हो रही है टर्म और इसको ले जाओ ऊपर, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये मुझसे पूछें कि भाई ये एनर्जी लेवल है, ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और उसकी एनर्जी है ये, तो आप मुझे ये बताओ कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टेट की, इसकी इस स्टेट की। तो ये हमें एक्सप्रेशन वो दे रहा है। हाँ, मुझे टेम्परेचर पता होना चाहिए कि एटम जिस टेम्परेचर के साथ रिजर्वायर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ये इस अगर आप रिजल्ट को इंटरप्रेट कर देखें, तो ये आपके पास ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं और वो एनर्जी वेरी करता रहूं, तो एनर्जी में अगर मैं पुट करूं यहाँ पे, तो चले इसको आगे लिख लेते हैं। ये हमारे पास है प्रोबेबिलिटी,
इज इक्वल टू 1/g। जी हमारे पास मैंने बताया जैसे कि कोई कांस्टेंट है, और ये क्या चीज़ है इसके ऊपर फर्दर भी बात करते हैं। ई माइनस ई है, ई और डिवाइड बाय के टी है। ठीक। तो अब आप इसको देखें, इसको प्लॉट करें, एनर्जी वर्स ये प्रोबेबिलिटी वर्सेस एनर्जी। तो एनर्जी आपके पास अगर क्रॉसपॉन्डिंग है के टी वन बनेगा आपके पास। अगर एनर्जी इक्वल टू है के टी के, तो ऊपर के टी हो जाएगा, के टी से कैंसिल हो जाएगा, एक्सपोनेंट आ जाएगा 1/ई, एक्सपोनेंट बन जाएगा 1/ई। तो आपको ये इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेट की ये मिलेगी। और इसे देखें, आपको यही एक्सप्रेशन अगर आप के टी से लेस एनर्जी करें तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा देगा। तो क्या ये ट्रू नहीं है कि आपके पास अगर एनर्जी कम हो इसकी सिस्टम की, तो आपको ये एक्सप्रेशन सही दे रहा है कि ग्राउंड स्टेट, अगर ग्राउंड स्टेट की तरफ जाते हैं एनर्जी कम जाती है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा दे रहा है। और अगर आप इस के टी से अबव जाते हैं, तो आप देखें अगर आपके पास 2 के टी होता है, तो ये एक्सपोनेंट बन जाएगा -2। तो ये देखें कम हो रहा है। अगर ये 3 के टी एनर्जी होती है, ये मैं ये नोमिनेटर में पुट कर रहा हूँ, तो वो के टी से कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर आप फर्दर आगे जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे बल्कि एनर्जी में ज़्यादा कर रहा हूँ। ठीक। तो आप इससे इसको ले सकते हैं कि गिवन आपके पास ये एटम है, ठीक है, ये आपके पास है, और ये इंटरेक्ट कर रहा है आपका इन्वायरमेंट के साथ। तो जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर के टी है, तो आपके पास एटम की वो इस स्टेट में पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है इधर, वो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसे कॉरस्पॉन्डिंग जो ये भी ग्राफ भी शिफ्ट होगा। तो रीजन आपके पास जो प्रोबेबिलिटी का ज़्यादा वो यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट के साथ टेम्परेचर यही है। और क्योंकि और जो इंटरेक्शन आप एनर्जी एक्सचेंज किसकी वजह से हो रही है, टेम्परेचर थर्मल कॉन्टैक्ट की वजह से हो रही है। तो अगर आप ये सपोज करें कि इसकी जो वो एक्साइटेड स्टेट क्या है इस टेम्परेचर पे, और वो एक्साइटेड स्टेट अगर ग्रेटर देन के टी है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी। और अगर इससे भी ज़्यादा जाएं तो उनकी प्रोबेबिलिटी और कम होगी। और अगर आप इससे ज़्यादा और एनर्जी पे जाएं, हाई लेवल्स देखें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आप देखें ये डिक्रीज होती चली जा रही है। तो आपको ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है। फिर इसके अलावा जो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पाए जाने की ना, ये ग्राउंड स्टेट की है ना प्रोबेबिलिटी जो शुरू में है। हाँ ये जैसे कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें जीरो पुट कर दो, एनर्जी जीरो पुट कर दो ग्राउंड स्टेट की, तो क्या आएगा, 1/z। और ये 1/z मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपको जो लेंथ है ना जीरो पर नजर आ रही है, असल में ये 1/z है। एक और एस्पेक्ट आप देख सकते हैं, वो ये है कि अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो ना हो, तो और हमें ये फिजिकली ये पता है इस चीज़ का, अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो ना हो, आप एनर्जी को किसी फंडामेंटल कांस्टेंट, फंडामेंटल नहीं किसी भी कांस्टेंट के साथ ऐड कर दें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाते हैं। तो अगर आपके पास पहले एनर्जी लेवल ये थे, और आपने कुछ की वो ऐड कर दिया कांस्टेंट, तो वो सिर्फ इसके एनर्जी लेवल शिफ्ट कर देगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। तो आप इस फार्मूला में भी यही देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो आपका इसके कांस्टेंट से सब मल्टीप्लाई कर दें, ऐड कर दें, इसमें एनर्जी लेवल शिफ्ट कर दें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। वो कैसे चेंज नहीं होगी, वो इस 1/z की वजह से, वो इस 1/z की वजह से। तो जो आपके पास कांस्टेंट ऊपर से अपेयर होगा, अगर आप लेट से ऊपर से कांस्टेंट अपेयर होता है जिससे आपने शिफ्ट किया है, तो एनर्जी लेवल अगर आप शिफ्ट करते हैं, जैसे मैंने ई में 2 ऐड कर दिया, ठीक है, तो कांस्टेंट क्या बनेगा सबके साथ, वो -2 आ जाएगा। ठीक है। तो नीचे 1/z इसमें भी कंट्रीब्यूशन आएगी इस -1/2 की, इसकी भी कंट्रीब्यूशन आएगी। तो ये कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी भी चेंज नहीं होगी। तो हमें ये फार्मूला ये भी हमें सही गाइड कर रहा है, सही बता रहा है कि अगर आप एनर्जी लेवल को शिफ्ट कर दें, तो ऊपर से भी एक कांस्टेंट अपेयर हो जाएगा, नीचे से भी कांस्टेंट अपेयर हो जाएगा, तो आपके पास प्रोबेबिलिटीज चेंज नहीं होंगी। तो फिजिकली भी हम इस चीज़ को यही समझते हैं। अब छोटी सी एक प्रॉब्लम है, ये आप ट्राई करें। वो है प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम in any particular energy level is Pe is equal to
1/z ई पावर माइनस एफ के टी। ट्राई करें इसे। पार्टीशन फंक्शन, तो जो ये अपेयर हुआ था ये जी, असल में उसके ऊपर डिस्कशन कर लें, उसको हम कहते हैं पार्टीशन फंक्शन। और आपकी प्रॉब्लम अब वो असल में है क्या चीज़, जेड उसका एक्सप्रेशन क्या है कि जेड कैलकुलेट कैसे करना है। तो आप सिर्फ एक फैक्ट देख लें, वो ये है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन एटम इन सम स्टेट और मस्ट बी स्टेट और अदर मस्ट बी वन। तो आपके पास अगर ये चाहते हैं आप, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एक सर्टन स्टेट में पाए जाने की एटम की क्या है, तो आपके पास वो हमेशा वन हो जाएगी, यानी कि सम ऑफ सारे जो प्रोबेबिलिटी बोल्ट्जमैन फैक्टर हैं वो इक्वल टू वन आने चाहिए। तो आपके पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी है किसी भी स्टेट की, सारी स्टेट में, किसी स्टेट में सारी की आप मिला दें, तो आपके पास वन आना चाहिए। कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो सारी प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करें तो वो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू वन होना चाहिए। पी एस की वैल्यू हमारे पास ये है, यहाँ पे ये जो समीशन है वो एस के ऊपर है। तो ये हमारे पास पी एस की वैल्यू है, वन ओवर जी कॉन्स्टेंट है, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आ गया वन ओवर जी का। अब जेड इज इक्वल टू वन ओवर जेड सम ई माइनस ई ओवर के टी। वन ओवर जी है, जी को आप इस तरफ ले जाएं तो ये एक्सप्रेशन आपके पास ये आता है, ये पार्टीशन फंक्शन है। और पार्टीशन फंक्शन असल में क्या है, सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमैन फैक्टर्स, सारे बोल्ट्जमैन फैक्टर्स को आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा पार्टीशन फंक्शन। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो डिस्कशन है वो सारी बोल्ट्जमैन फैक्टर के अराउंड ही घूम रही है। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी हो या आपने पार्टीशन फंक्शन उसको प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए वन ओवर सी चाहिए आपको, तो दोनों आपके पास बोल्ट्जमैन फैक्टर फैक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी थी सिग्मा वाली, जो अपेयर हुआ था अभी, जो मैंने आपको कहा था कि अगर आप एनर्जी लेवल शिफ्ट करें, एनर्जी लेवल शिफ्ट करें तो आपके पास एक कांस्टेंट अप्लाई होगा, माइनस ई ओवर टू ऊपर से आ जाएगा, और ये जी, ये देखें नीचे से आ जाएगा। तो ये सारे जो वो एनर्जी लेवल सारे शिफ्ट होंगे, हर फैक्टर में से माइनस ई पावर माइनस टू आ जाएगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी। इस वजह से अगर आप स्टेट्स को शिफ्ट करते हो किसी कांस्टेंट के साथ तो प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। z is constant in that it does not depend on any particular state, but it does depend on t। अच्छा, एक चीज ये इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है कि अगर आप ये, वैसे z आपके पास कांस्टेंट है अ, किसी भी स्टेट s के लिए, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज होगा। ये देखिए टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर के लिए आपके पास एक कांस्टेंट होगा, लेकिन जैसे आप टेम्परेचर चेंज करें तो आपके पास z चेंज होगा। क्या करता है ये, अगर आप इसको कम करते हैं, आप टी को कम करते हैं, ठीक है, तो ये इसी तरह इसको भी श्रिंक करेगा। इसको भी आपके पास जो ये ग्राफ्स हैं उनकी हायर जो एनर्जीज की प्रोबेबिलिटी है वो निग्लिजिबल हो जाएंगी। अगर आप ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आपके पास ये उसी के लिए 1/z हो जाएगा। ये आपको एक ही फैक्टर पे एक ही जगह पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, और बाकी जो आपके पास उनकी प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल कर देगा। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इसका जो ग्राफ है ये भी शिफ्ट होगा, ये जेड हायर टेम्परेचर के लिए जो हायर एक्साइटेड स्टेट है उनको भी वो इंक्लूड करेगा। तो जो जेड है आपके पास, वैसे ये गिवन स्टेट के लिए अगर आपके पास गिवन टेम्परेचर है तो ये कांस्टेंट नजर आएगा, और अगर आप टी को चेंज करते हैं तो ये इसमें वेरिएशन होगी। Z essentially counts how many states are accessible to the atom, weighting each one in proportional to its probability को। तो आप गिवन टेम्परेचर पे देखोगे, टेम्परेचर अगर आप इसको टेम्परेचर दे दो तो ये आपको बताएगा कि एटम्स की कितनी स्टेट, एटम की सिस्टम की कितनी स्टेट एक्सेसिबल है। जैसे कि आप यहाँ पे टेम्परेचर कम वो पुट करते हो तो आपको मिलेगी एक जो होगी वो ज़्यादा, जो स्मॉल एनर्जी की जो होंगी आपके पास स्टेट्स, वो हाईली प्रोबेबल हो जाएंगी, उनकी जो आपके पास एक्सेसिबल होंगी वो एटम की। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो ये स्टेट की ज़्यादा एक्सेसिबल होंगी सिस्टम की, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता गया तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सारे माइक्रो स्टेट होंगी जो सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकती हैं, एक्सेसिबल एक्सेसिबल हैं। तो ये असल में उनको काउंट कर रहा है। टेम्परेचर कम
तो एक्सेसिबल एटम की जो स्टेट्स हैं वो भी कम, और टेम्परेचर जैसे ज़्यादा किया आपने, उसके एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगी, उसकी एक्सेसिबल स्टेट ज़्यादा होंगी। तो ये बेसिकली उनको अकोमोडेट कर रहा है जेड। सर ये जेड जो है ना, इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। किस जेड को? ये इसी पार्टीशन फंक्शन को? यस, ये जो चलो अब एग्जांपल ले लें इसकी एक। हाँ, एग्जांपल ले लें, उधर से पता चले। जीरो एनर्जी ले लो, ग्राउंड स्टेट। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या बन जाएगा? फॉर द ग्राउंड स्टेट इज 1 वन। एंड द रेस्ट ऑफ बोल्ट्जमैन फैक्टर आर लेस देन 1। ठीक है, by ठीक है। little or lot in proportion to the probability of the associated state। तो लेट्स ये आप कर लेते हो इसको। तो आपने लिख ग्राउंड स्टेट और ये जीरो आ गया, और आपके पास इसी की अप्रोक्सीमेटली ये 1 आ गया, ऐसे ही है जीरो एनर्जी के लिए। तो सारी तो इसकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गई कि इसके लिए एनर्जी जीरो के लिए। तो बाकी है टोटल ये किसके? सम ऑफ ऑल बोल्ट्जमैन फैक्टर इक्वल टू 1 है, ऐसे ही है। तो बाकी के लिए कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगी, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी को बहुत कम कर देगा ये। हेलो? यस सर, ठीक है। ये देखो इक्वल टू 1 है ना। यस जब यस। आपको सारी कंट्रीब्यूशन यहाँ से मिल गई ग्राउंड स्टेट से, तो बाकी की प्रोबेबिलिटी क्या बनी? वो कम हो गई, श्रिंक हो गई। यस। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, एनर्जी बढ़ाते हो लेट से, ठीक है, आप एनर्जी बढ़ाओगे तो आपके पास ये क्या नजर आएगा? ये जो ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी 1 नहीं रहेगी, अब कम हो जाएगी। यस। तो फिर ये उसकी जो होगी कंट्रीब्यूशन, जो एक्सेसिबल स्टेट अब देखो ज़्यादा हो जाएंगे। ग्राउंड स्टेट अब कुछ और की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा शो करेगा कि ये भी सिस्टम की एक्सेसिबल है, उनकी जी। प्रोबेबिलिटी निग्लिजिबल नहीं रहेगी जैसे पहले रही थी। यस। अच्छा, ये जो बोल्ट्जमैन फैक्टर है ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और जो मैं तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, इस वजह से ना इसकी एग्जांपल जितनी करोगे उसकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ एक सिंपल, बहुत ही छोटी सी एग्जांपल है, ताकि आपको इनको अंदाज़ा हो जाए कि इसको बोल्ट्जमैन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करना है, क्या चीज़ वेरी होती है, क्या चीज़ वेरी नहीं होती। एग्जांपल देख लें एक इसकी। और इमेजिन अ पार्टिकल दैट कैन बी इन ओनली थ्री स्टेट्स विद एनर्जीज माइनस 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस पार्टिकल इज इन एक्विलिब्रियम विद द रिजर्वायर एट 300 केल्विन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फॉर दिस पार्टिकल। जेड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया है 300 केल्विन, के टी की जो वैल्यू है, के की आप बोल्ट्जमैन फैक्टर टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये काम करें कि इसके लिए ना वो पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करें। अभी कैलकुलेट करें पार्टीशन फंक्शन। कितनी टर्म्स आएंगी? हेलो? थ्री आएगी। 3 आएंगी, हाँ, तीन कैलकुलेट आएगी। करो क्या आती हैं। 3 क्या है? एनर्जी गिवन है हर स्टेट की, के टी से डिवाइड करना है। के टी की वैल्यू है 0.26, 0.026। जी, सर ये 7.99 आया। सबकी यही आ रही है। 6.841। हाँ, तकरीबन ये होगी मेरे ख्याल में, 7.9 या एक प्लस में 6.5। हो। ये देखो सिक्स ना, पॉइंट ये अब तो आ गई। हाँ। ये आपके पास पार्टीशन फंक्शन, पहली प्रॉब्लम सॉल्व। तो इसमें प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही छोटी सी है, और हाईली बहुत पावरफुल है। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम ये है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर दिस पार्टिकल टू बी इन ईच ऑफ द थ्री स्टेट्स। ठीक है, अब हर हर जो स्टेट की हमने बतानी है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो आपके पास ये फार्मूला सीधा, ये ऊपर बोल्ट्जमैन फैक्टर आ गया, उससे कॉरस्पॉन्डिंग ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है ऊपर, और जी सर। टोटल ये वन, ये जी की वैल्यू है। ये हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है, ये देखो जीरो, उसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। और ये हमारे पास बोल्ट्जमैन फैक्टर है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आ, जब टेम्परेचर ये 300 केल्विन है, इस टेम्परेचर पे जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी है कि वो
इस स्टेट में ज़्यादा पाया जाए, ठीक है, जीरो के मुताबिक जो लोअर स्टेट है। और जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी वो जो तीनों में सबसे ज़्यादा सेकंड एक्साइटेड स्टेट है वो 0.05 है, इसकी प्रोबेबिलिटी देखो कम है। कहाँ ऐसे कर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की प्रोबेबिलिटी जी थोड़ी इससे इससे कम थोड़ी ज़्यादा है थोड़ी सी। और ग्राउंड की सबसे जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। बिकॉज जीरो पॉइंट फॉर मेजरिंग एनर्जी इज आर्बिट्रेरी, वी could just as well say that the energies of the three states are zero, यानी 0.5, 0.05 और 0.1। ये किया ये है कि सब में 0.05 ऐड कर दिया, तो इसमें 0.05 ऐड करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये 0.05 बन जाएगा और ये 0.1 बन जाएगा। तो सिर्फ एक एनर्जी कांस्टेंट से मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। तो आप दोबारा स्टेप ए और स्टेप बी करें तो आप देखेंगे कि स्टेप ए के लिए, स्टेप ए में इस स्टेप ए में जो आपके पास चेंज आएगा, ये जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा, ये कोफिशिएंट ये चेंज होंगे, ये चेंज हो जाएगा। तो z की वैल्यू चेंज होगी। कोई कैलकुलेट करके बता सकते क्या आएगी? z की वैल्यू क्या आएगी? 1 होगा पहले, पहला तो 1 होगा, दूसरा 0.15 0.15 प्लस 0.02 प्लस 0.0। 02 ये एक्सपोनेंट्स की वैल्यू बता रहे हो ना? यस सर। तो ये टोटल क्या टोटल बनेगा? 1 1.17 1.17। ये देखो ये z चेंज हो गया, z चेंज हो गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी चेंज होगी। यस सर। हाँ, सर ये P1 ये हमारे पास 1 को डिवाइड करो ना, 1 को 0.86 है। डिवाइड करो 1.17 से, 1 को डिवाइड करो 1.17 से। 0.86 है। हाँ देखो ये एग्जैक्टली ही है। अब 0.15 को डिवाइड करो 1.17 से, ये फिर सेम है ये तीनों वैल्यू तीनों सेम। तो 0.13 है। इसका मतलब है कि आप एनर्जी लेवल को अगर शिफ्ट कर दें तो z चेंज होता है, और ऐसे चेंज होता है कि आपके पास जो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहे, ये जो हमने ये क्लेम वही किया बात तो था आपने आपने। पीछे बताई थी कि वो बस थोड़ा सा हाँ। शिफ्ट कर देगा लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। तो ये आपके z ऐसे चेंज होगा कि आपको प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रखेगा। तो आप किसी भी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, इसको ऐड कर, ये किसी फैक्टर से ऐड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। टू लेवल सिस्टम के लिए खुद ही ऐसे बना लें, 3 लेवल सिस्टम बना लें, 4 लेवल सिस्टम बना लें, उसके लिए पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट करो, देखें 2-3 एग्जांपल करेंगे आपके लेक्चर समझ आ जाएगा पूरा।